अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, पीछे दिए गए लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर तो वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो अभी इधर जो है शो हो रहे हैं, तो इधर से आप देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो किस चीज के बारे में है? वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को समझने के लिए ना एक आप बहुत बड़ा पेड़ जो है ना, एक बहुत बड़ा शजर, दरख्त अपने माइंड के अंदर लेके आए। समझ वो जो दरख्त है ना, वो साइंस है। आगे से उस दरख्त से बहुत सी शाखें निकल रही हैं, ठीक है। अब वो शाखें क्या है? एक शाख है फिजिक्स, एक शाख है बायोलॉजी, एक शाख है केमिस्ट्री, एक शाख क्या है? मैथमेटिक्स। और सब ओरिजिनेट कहां से हो रही है? एक दरख्त से। यानी कि दरख्त एक ही है, आगे उसकी शाखें हैं, यानी कि असर सबका साइंस ही है, यानी कि सब है साइंस ही है। इसीलिए मैं ये बात भी कर सकता हूं कि जितनी भी ब्रांचेस है ना, है तो सब साइंस। इसीलिए इनका एक आपस में रिलेशनशिप भी है, यानी कि आपस में ये इनका कोई तालमेल है, आपस में ये मिलती भी हैं। इसी की बुनियाद पर हम क्या पढ़ते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इसको मजीद समझने के लिए और आगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को डिटेल में डिस्कस करने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये हम बोर्ड पर आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अच्छा, ईच ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की जितनी भी शाखें हैं, हैव रिलेशनशिप, उसका कोई ताल्लुक होता है विद अदर ब्रांचेस, दूसरी शाखों के साथ। यानी कि मैथमेटिक्स की बात की जाए, बायोलॉजी की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, है सब साइंस और इनका आपस में भी कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अच्छा, ये किस चीज की बुनियाद बनाती है? दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी कि ये किस चीज को बनाती है, किस चीज की बुनियाद रखती है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में। तो नेक्स्ट हमने जो पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के बारे में पढ़ना है, वो है हमारे पास बायोफिजिक्स। यानी कि बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं? बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को बताने के लिए, ठीक है। इसमें हम बायो और फिजिक्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल, जो लागू हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। कोई भी बायोलॉजिकल एक प्रोसेस हो रहा है, कोई भी अमल हो रहा है, उसको हम किस चीज की मदद से बता सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल अमल के बारे में आपको बता सकते हैं। तो आपको पता है फिजिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हरकत के असूलों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। इस चीज के बारे में तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम हरकत करते हैं। इस चीज को आपने फिलहाल माइंड के अंदर रखना है कि हरकत है, यानी कि फिजिक्स में हम हरकत पढ़ते हैं, यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर ये फिजिक्स की दो शाखें होती हैं। इसमें हम हरकत के बारे में पढ़ते हैं। तो हरकत को आपने माइंड के अंदर रखना है और इस एग्जाम्पल को आपने समझना है। लिवर एंड लिम्ब। लिवर की अगर आप मिसाल दें तो लिवर दो आर्म से बना होता है, आर्म से, यानी कि दो बाजू उसके होते हैं। लेट्स से कि मैं इधर थोड़ा सा ये इधर बना देता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे 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 ये मूव करता है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है, इसे हम एक्सिस बोलते हैं। ये अपने एक्सिस से गिव क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, ठीक है। यानी ये रोटेटरी मोशन इधर कर रहा है। अगर मैं इधर बात कर रहा हूं, ये जो रोटेटरी मोशन कर रहा है, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब लिम्ब, लिम्ब क्या चीज होती है? लिम्स, ठीक है। आप इसमें लिम्स यानी कि इसका प्लूरल, प्लूरल जो है ना, आप इसका लिख सकते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी आउट ग्रोथ है ना, आउट ग्रोथ, वो बाजू है, आपके पांव है, ठीक है, आपकी उंगलियां हैं,
ये आउट ग्रोथ्स हैं जो आपकी बॉडी से आउट ग्रोथ होती हैं, कोई भी चीजें जो बाहर निकली होती हैं, ये आपकी बॉडी है ये सारी, ठीक है, इससे जो आउट ग्रोथ्स निकली हुई हैं इन्हें हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर उनके बाजू, उनके पाँव, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके पर, ये सारे आउट ग्रोथ्स होते हैं। अच्छा, अगर आप ह्यूमन के लिम्स बात करें आर्म की, यानी कि हमारे बाजू की, अब हमारे बाजू की अगर बात करें तो बाजू भी ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे कि ये लीवर है। तो इसमें हम लीवर के मोशन को समझते हुए, उसके असूल को समझते हुए, हम लिम्स यानी कि बाजू की, किसी भी अपनी बॉडी की आउट ग्रोथ की हम मोशन के बारे में बता सकते हैं। इस चीज की समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो पीछे से एक दफा फिर से आप देखें, अगेन मैं डिस्कस कर देता हूं। यानी कि हम लीवर को देखते हुए, लीवर की और हमारे आर्म की, हमारे बाजू की हरकत में कोई फर्क नहीं है। जैसे लीवर मूव कर रहा है यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, या सॉरी रोटेट कर रहा है, इसी तरह हमारे जो लिम्स यानी कि हमारे बाजू हैं वैसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार इसको हिला रहा हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। आगे हमारी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री का आपको पता ही है, केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ केमिकल्स यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम किस चीज के अंदर डिस्कशन करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री भी साइंस की क्या है जी? ब्रांच है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो बायो का आपको पता ही है, वर्ड बायोस से निकला है, यानी कि ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड, जिसका मतलब होता है लाइफ। अच्छा, अगर मैं इनके मीनिंग्स को मिला दूं, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, तो मैं जो है ना बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी जो है ना केमिस्ट्री लेक्चर्स में मैंने ये आपको समझाई होगी ये चीज, यानी कि उधर मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। बायो क्या है? लाइफ, यानी कि लिविंग। अब लाइफ क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ के अंदर आते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री है यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी केमिस्ट्री भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही समझते हैं। उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर सारा हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही समझते हैं। तो इस चीज की आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर विटामिन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। समझ आ रही है इस चीज की? इसके अलावा लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में हम इसे बोल सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। आगे है प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी अवामिल हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एग्जांपल है बेसिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बेसिक मेटाबॉलिज्म में आप अगेन मिसाल दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की आप मिसाल दे सकते हैं, और इसके अलावा आप रेस्पिरेशन की मिसाल दे सकते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक मेटाबॉलिज्म की आगे दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिकल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एनाबॉलिकल केमिकल रिएक्शन। तो आगे अगर हम मिसाल दें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है।
तो ये कैटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई है, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो हम किस चीज के अंदर डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी बायोमेट्री। अच्छा, बायोमेट्री को हम बायोमैथमेटिक्स भी बोलते हैं। बायोमैथमेटिक्स में एक्चुअली हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत से टेक्निक्स और उनके टूल्स को यूज करते हैं किस चीज को बताने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को बताने के लिए। बायोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, अमामिल हो रहे हैं, उनको हम मेजर करते हैं किसकी मदद से, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स के जरिए से, यानी कि उसको हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सच ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जितनी भी हयातियाती अवामिल होते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, यानी कि हम टेक्निक्स और टूल्स को, मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करते हैं और टूल्स को यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेजर करने के लिए। इसकी एग्जांपल है डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा अहस करना, निकालना, डेटा को एनालाइज करना। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर आपको पता है आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी रिजल्ट्स आते हैं ना, उसको हम नंबर्स की फॉर्म में भी लिखते हैं, रेशो की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। आगे हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है, ठीक है, कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। इस तरह हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को यूज करते हैं किस चीज को बताने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को बताने के लिए। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका हमने डाटा निकालना है, तो हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे। इसके अंदर आप एक और चीज भी बता सकते हैं, तनासुब और निस्बत के बारे में, रेशो और प्रपोर्शन के बारे में भी, यानी कि दो चीजों के रेशो और उनकी प्रपोर्शन भी हम बायोमेट्री के अंदर ही निकालते हैं, बायोमैथमेटिक्स के अंदर। आगे सेकंड चैप्टर में आप इसका इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे आप इसके बारे में। ठीक है, आगे है बायो जियोग्राफी। अच्छा, इसमें एक नई टर्म यूज हुई है, जियोग्राफी। जियो तो आपको पता है हम अर्थ को बोलते हैं, जमीन को, और ग्राफी किसे बोलते हैं, डिवीजन को। ठीक है, इसमें हम जमीन की डिवीजन करते हैं, और बायो का आपको पता ही है लाइफ को बोलते हैं। इसमें हम दुनिया में लैंड्स की, यानी कि जगहों की डिवीजन करते हैं और उधर लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि लैंड्स में लाइफ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। यानी कि दुनिया में जितनी भी जगह मौजूद है, उनमें जितनी भी लाइफ मौजूद है, उसके बारे में हम स्टडी इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर करते हैं। तो इस चीज की भी आपको समझ आई होगी, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जितनी भी लाइफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसको हम बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। अकरेंस यानी पाया जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ जो है जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, इलाकों के अंदर डिफरेंट स्पीशीज का पाया जाना और उनका वहां रहना, ये हम किस चीज के अंदर पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर। अच्छा, इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं, इसमें किस चीज को शामिल करते हैं, इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्थ, यानी कि इस दुनिया में, इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। कुछ गर्म इलाके हैं, कुछ सर्द इलाके हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल इलाके हैं। अच्छा, उन इलाकों में मौजूद ऑर्गेनिजम्स, उनकी खसूसियात भी जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट होगी, यानी कि अलग अलग होगी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनकी खाल थोड़ी सी मोटी होगी, उनकी खाल के ऊपर फर मौजूद होगी, मोटे मोटे बाल मौजूद होंगे, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। इसी तरह जो गर्म इलाकों में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी बॉडी फॉर्म और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात और किस्म की होंगी और तरह की होंगी। इसी तरह जो हवा में ऑर्गेनिजम्स उड़ते हैं, ठीक है, उनकी खसूसियात और होती हैं।
पानी में जो रहते हैं उनकी खसूसियात और होती हैं, ठीक है। जो मैदानी इलाकों में जो वाइल्ड लाइफ रहती है उनकी खसूसियात और होती हैं। यानी कि डिपेंड कर रहा होता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपका इन्वायरमेंट किस तरह का है। इस चीज की भी आपको समझ आ गई। लास्ट जो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। अच्छा, बायो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसको, यानी कि ऑर्गेनिज्म को हम किस चीज, किस नुक्ता नजर से देखते हैं? तजारती नुक्ता नजर से। अगर हम इसको बेचेंगे या फिर इस पर कोई लागत लगाएंगे, इस पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमारा कितना बिल बनेगा, और अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इस चीज के ऊपर, यानी इन ऑर्गेनिज्म को पालने में, यानी इनको ग्रो करवाने में या इनको पालने में कोई इन्वेस्ट करेंगे, कोई पैसे लगाएंगे, उनका बिल कितना आएगा, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। और इसके अलावा जब हम उसको सेल करेंगे, उनको बेचेंगे, उनकी तिजारत करेंगे, तो हमें प्रॉफिट कितना आएगा, मुनाफा कितना आएगा। तो ये हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम किस नुक्ता नजर से देखते हैं? तजारती नुक्ता नजर से। तो एग्जाम्पल में है कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यूज ऑफ यील्ड, यानी कि जितनी भी पैदावार है, ठीक है, उसकी कॉस्ट, उस पर जो लागत लगी है, और उसका जो प्रॉफिट है और उससे जो फायदा हासिल हो रहा है, ये हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि एक किसान है, उसने गंदम की जो है ना फसल उगाई है। अब गंदम के उसने बीज खरीदे हैं, ठीक है, निकासी किया, उस पर पैसे लगे हैं उसके, उसने खादें डाली है, उनको एक प्रॉपर हल चलाया, ट्रैक्टर को इस्तेमाल किया, तो उसकी कुछ लागत लगी है। इसके बाद उसने जब उसको बेचा है तो लाजमी बात है उसको प्रॉफिट उसका हुआ होगा, ठीक है, मेहनत का उसको सिला मिला होगा। तो वो गंदम बेसिकली है क्या? प्लांट्स है। और प्लांट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज भी क्लियर होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तो इंशाल्लाह ताला मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं इसको बीच में कोई गलती हुई है तो वो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।